इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको भू क्षरण रोकने के सामान्य उपाय बता रहे थे। उसमें हम आपको कृषि विधियाँ, एग्रीकल्चर मेथड्स, यांत्रिक विधियाँ, मैकेनिकल मेथड्स बता चुके हैं। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं और आज हम आपको वृक्षारोपण एवं घास रोपण यानी एफॉरेस्टेशन एंड एग्रो एस्ट्रोलॉजिकल मेथड्स यही बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, इसको समझने के लिए आप इस प्रकार समझें, जो भूमि ज़्यादा क्षरित हो गई है तथा जिस पर फसलोत्पादन नहीं हो सकता, उन भूमियों पर वृक्षारोपण या घास रोपण कर देना चाहिए। प्राकृतिक वनस्पति का भूमि संरक्षण में अधिक महत्व है। वृक्षों एवं घासों से भूमि को अधिक आच्छादन प्रदान होता है। और एक बात समझिए, पेड़ पौधों एवं घासों की जड़ें भूमि के अंदर मिट्टी को बांधने के साथ साथ पृष्ठीय जल क्षरण, एक बात और समझिए, पृष्ठीय जल स्त्रवण को बढ़ाती हैं तथा उनके अवशेष भूमि में मिलकर भूमि की संरचना व उत्पादकता में सुधार करते हैं। जैसे बबूल, बेर, बांस, शीशम, अमलतास, इमली, देवदार, सागौन आदि वृक्षों को 1 मीटर आकार के गड्ढे खोदकर लगाना चाहिए। यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर लगाना चाहिए। दूब, नेपियर, सूडान, बफेलो घास, पैरा, अंजन, गिनिया, ब्लू पेनिक आदि घासें उगाई जा सकती हैं। अब वायु द्वारा मृदा क्षरण यानी विंड इरोजन, ध्यान से समझिए। शुष्क तथा अर्ध शुष्क यानी एरिड एंड सेमी एरिड क्षेत्रों में प्रायः तापमान अधिक होता है, भूमि वनस्पति विहीन होती है तथा हवा की गति में अवरोध उत्पन्न करने के लिए वृक्षों का अभाव होता है। मीलों लंबा समतल मैदान होता है, भूमि हल्की व बालू वाली होती है। वायु द्वारा मृदा क्षरण होता है। इन क्षेत्रों में वायु निर्बाध रूप में अधिक वेग से चलती है और कणों को आसानी से बढ़ा ले जाती है, या हवा चलती है तो अपने साथ बहा ले जाती है। वायुवीय भूमि, या आप ऐसे समझें कि वायुवीय भूमि क्षरण को प्रभावित करने में प्रमुख रूप से वायु का वेग, वायु में विक्षोभ यानी इसको कहते हैं टर्बुलेंस, भूमि का गुण, भूमि का तल रूप तथा आसपास पाई जाने वाली वनस्पतियां होती हैं। वायु अपने वेग को और दिशा में अधिक परिवर्तनशील होने के कारण झोंकों, इसको कहते हैं गस्ट्स, भंवरों, इसको कहते हैं इडीज, और प्रतिधाराओं, इसको कहते हैं क्रॉस करेंट्स को उत्पन्न करती हैं, जिनके फलस्वरूप मृदा कब परिवर्तित होते हैं। भूमि पृष्ठ जितना ही रुक्ष होगा, रुक्ष मीन्स रफ, मृदा कण उतनी ही अधिक मात्रा में संचलित होंगे, क्योंकि पृष्ठ की रुक्षता वायु पर घर्षणात्मक प्रभाव डालती है, जिसके फलस्वरूप वायु के बहाव की प्रवणता, इसको कहते हैं ग्रेडियंट, कम या अधिक हो सकता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक वेग पर वायु निश्चित रूप से क्षरणशील हो सकता है। वायुवीय मृदा क्षरण का सबसे बड़ा दुष्परिणाम भूमि के गठन यानी टेक्सचर पर पड़ता है, क्योंकि वायु द्वारा धीरे धीरे भूमि के हल्के एवं बारीक कण तथा जीवांश युक्त कण क्षरित हो जाते हैं। भारतवर्ष में वायुवीय भूमि क्षरण का कुप्रभाव सबसे अधिक राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा, इटावा, आगरा तथा अलीगढ़ के क्षेत्र भी इससे प्रभावित हैं। वायु क्षरण के कारण रेत की बड़ी मात्रा उर्वर भूमियों पर जमा हो जाती है और वह कृषि के अयोग्य हो जाती है।
वायु द्वारा भूमि क्षरण की मात्रा की इनकी मात्राएं समझ लीजिए किन अवस्थाओं में पाई जाती हैं। जैसे नंबर 1 समझिए, भूमि कणों के संचलन का उपक्रमण, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनिटेशन ऑफ मूवमेंट। मृदा कणों का संचलन वायु के वेग और विक्षोभ के कारण आरंभ होता है। दूसरा समझिए, वायु द्वारा कणों का बहाव, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल्स बाय एयर। तीसरा समझिए, कणों का जमाव, यानी डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स वायु वेग मंद होने पर होता है। तो आपने इस प्रकार समझा, और अब आप वायु क्षरण नियंत्रण समझ लीजिए। विंड इरोजन प्रारंभिक एवं द्वितीय भूपरिष्करण क्रियाओं द्वारा भूमि पृष्ठ को रुक्ष यानी रफ तथा ढेलेदार बनाना चाहिए। इसी प्रकार छोटे छोटे मेड़ वायु के बहने की दिशा के विपरीत बनाए जाते हैं। इससे वायु की गति में बाधा उत्पन्न होती है। हवा के बहने के विपरीत दिशा में लंबी बढ़ने वाली फसलों को व कम बढ़ने वाली फसलों को एकांतर पट्टियों में उगाना चाहिए, यानी विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसी प्रकार खेतों की परती नहीं छोड़ना चाहिए। परती समझते हैं, फैलो। जब कोई फसल न उगाई जाए, बंजर पड़ी रहती है, और आप समझिए कि कोई जैसे खरीफ की फसल नहीं उगाई आपने, तो रबी में उगाया तो पड़ती ही कहेंगे खरीफ में, रबी में फसल उगा लिया। अगला पॉइंट समझिए, भूमि पर वनस्पतियों के अवशेष के माध्यम से आच्छादन प्रदान करना, यह वायु द्वारा मृदा क्षरण को रोकने में बहुत उपयुक्त होता है। गेहूँ, मक्का, ज्वार आदि के तनों को आच्छादन के रूप में प्रयोग करने पर बहुत लाभकारी प्रभाव होता है। भूमि पर घनी व निकट बोई गई फसल उगाई जाती है। घासें भी उगा सकते हैं। बस भूमि नंगी नहीं रहनी चाहिए, कुछ न कुछ फसल अवश्य उगानी चाहिए। फसल उत्पादन के लिए उचित फसल चक्र का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें दलहनी फसलें व घासें सम्मिलित हों। जीवांश वाली खादों का प्रयोग करना चाहिए। फसलों की बुआई पंक्तियों में की जाना चाहिए तथा पंक्तियां वायु के विपरीत दिशा में होना चाहिए। अब आप उत्तर प्रदेश में भूमि कटाव थोड़ा ध्यान दे लें हल्का सा, कि उत्तर प्रदेश में भूमि कटाव की क्या पोजीशन है। यमुना और चंबल नदियों में मथुरा, आगरा व इटावा जिलों में लाखों हेक्टेयर भूमि बर्बाद कर दी गई है। अकेले इटावा जिले में ही लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि खार खड्डों के रूप में बेकार पड़ी है। झांसी जिलों में कालपी एक शहर है, उसके पास यमुना नदी में, या आप समझ लीजिए बहुत बड़े क्षेत्र में खड्ड पैदा कर दिए हैं। कुछ ही वर्ष पूर्व यहाँ बहुत अच्छी खेती होती थी। यह भूमि भाग बहाव कटाव के कारण बिल्कुल नष्ट हो गई है। रामगंगा नदी में मुरादाबाद जिले की ठाकुरद्वारा तहसील में बहुत अधिक भूमि को कटाव बहाव द्वारा नष्ट कर दिया गया है। जो भूमि कुछ वर्ष पूर्व ही अत्यंत उपजाऊ थी, अब रेतीली मैदानों के रूप में बदल गई है। अब एक बात और समझिए आप, उत्तर प्रदेश में कटी हुई भूमि का इतना फैलाव हो गया है कि अब वह हमारी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो गया है। यमुना और चंबल नदियों के खड्ड एक ही जिले में लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। चंबल नदी कटाव बहाव में अपराध में सबसे अधिक दोषी है। उत्तर प्रदेश में भूमि के बहाव कटाव की समस्या पर नियंत्रण करने के लिए भूमि संरक्षण योजना चालू की गई है। बहाव कटाव के बर्बाद भूमि में बड़े बड़े फार्म खोले गए हैं, जहां भूमि को सुधारने के प्रयत्न के साथ साथ बहाव कटाव को रोकने का नए उपायों को खोज किया जा रहा है। लखनऊ के पास भूमि संरक्षण फार्म रहमान खेड़ा इस योजना का मुख्य केंद्र है। इन जिलों में जहां भूमि का बहाव कटाव जोरों पर है, समस्या पर काबू पाने के लिए अपरदन की रोकथाम का कार्य चालू किया गया है। देखिए, एक बात प्रश्न आप लिखिए और उत्तर लिख के हमारे पास भेजिए। उसके पहले आप एक बात समझ लीजिए कि आपको वीडियो और करेक्ट वीडियो
और सभी आगे पीछे की वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। जब सब्सक्राइब कर देंगे तो सारे चैनल आपको प्राप्त हो जाएंगे, और आगे जो बने हुए हैं जिसको हमने नहीं भेजा है वो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि जब इसका टाइम आएगा, जब आपको पीरियड है तभी तो भेजा जाएगा। धन्यवाद।